हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? तो कर दी क्या पढ़ाई स्टार्ट आप लोगों ने? अभी मेंस के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो देखने लग ही गए होंगे आप लोग, है ना? आज देख लेते हैं अगर किस चीज़ पे अपने को बात करनी है ना। अभी क्या है कि जैसे रिजल्ट का ही वेट कर रहे होगे आप लोग। एक बार उससे पहले, क्योंकि भाई देखो पढ़ाई तो स्टार्ट करनी है, रिजल्ट आता रहेगा। एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेते हैं और अपन इसमें सब्जेक्ट वाइज करेंगे। एक बार देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ अपने को अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्वेश्चन क्या होता है कि समझ में नहीं आता। हम लोग वो चीजें लिख रहे होते हैं जो या तो हमने नोट्स में पढ़ी हुई होती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट है या कोई एक ऐसी चीज है जो मैंने सुनी हुई है और मैं उसी पे फोकस कर रहा होता हूँ। तो इसलिए अपन एक बार थोड़ा सा समझेंगे आज इन चीजों को ना, कि किस तरीके से और क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अपन इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें भी सिर्फ इंडियन पॉलिटी वाले की बात करेंगे। आईआर पे जो क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा वो अपन अलग करेंगे, एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है? या फिर जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं उसको भी अलग से देखेंगे। अभी जो पर्टिकुलरली जो बात करनी है वो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पे। और मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे ना प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अटैच होते हैं, वो दिखते हैं यहाँ पे मेंस में भी आपको। और मेंस वाले क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी दिखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपको। और दूसरी चीज कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो वहां से एक अंदाजा लगता है कि यार मान लो कि एक क्वेश्चन भी रिपीट हो जा रहा है तो अपना तो बेस्ट है ना, अपन ने वो आंसर पढ़ा हुआ होता है, उसका मॉडल आंसर देखा हुआ होता है, या कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में उसको हम लोग लिख चुके होते हैं। तो अपने लिए आसान हो जाता है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार। सबसे पहली चीज जो है, अपने को सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, तो यहां से आप देखोगे जैसे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फिर आपका आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स है जिसमें प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट। फिर अगर देखें इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 2 और 3 दोनों दे रखा है, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना? अब देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म से भी आगे चला गया क्वेश्चन, जुडिशियल ओवर रीच पे भी आ जा रहा है। ओके, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा वहां पे। फिर पॉलिटिकल डायनेमिक्स, यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। समझ नहीं आता कि इसको कहां से पढ़ें। एक तो इसका कंटेंट हम लोगों को नहीं मिलता अच्छे से इस वाले पार्ट का। बाकी के तो आप लोगों के पास जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की या फिर आरबीएससी की जो बुक्स हैं, उससे ये वाला पार्ट तो आप ऑलमोस्ट कवर कर लेते हो यहां तक का। बट ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा फाइटर होता है, यहां पे अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत बहुत ज्यादा होती है आपकी। आज देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है, और अपने को किस तरीके से उसको देखना चाहिए था। और सोर्सेज की भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि कौन से सोर्सेज जो है ना वो आपको फॉलो करने चाहिए। देखो अभी अपने पास लिमिटेड टाइम है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ऑलमोस्ट 130 डेज है। तो 130 डेज में आपके पास लिमिटेड सोर्स आपको डिफाइन करने हैं, और वो अभी कर लेना कि ये वाले चीजें जो हैं या ये वाला जो टॉपिक है मैं इस बुक से या इस नोट से कवर करूंगा। ओके, अगर हम पॉलिटी की बात करें सिर्फ, तो आपके पास सबसे बढ़िया तो लक्ष्मीकांत की बुक है। ओके, लेकिन कुछ चीजें लक्ष्मीकांत से भी कवर नहीं होती। ओके, दूसरी चीज, दूसरा अगर मैं बात करूं तो उसकी एनसीईआरटी, आपको जो भी वर्ड सिलेबस में दिया हुआ है कैसे सर्च करना है आपको। आप एक काम क्या करो, जैसे सिलेबस में अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट मेंशन किया गया है, आप क्या करो, गूगल करो, फंडामेंटल राइट लिखो और उसके आगे एनसीईआरटी लिख दो। फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी लिख के आगे एनसीईआरटी लिख दो और गूगल कर लो। या फिर रोल ऑफ कास्ट है, जैसे डायनेमिक्स वाले पार्ट में आपने देखा होगा, जैसे रोल ऑफ कास्ट, रोल ऑफ रिलीजन, ये दिया हुआ है। आप सीधा लिखो रोल ऑफ कास्ट लिख के आगे एनसीईआरटी लिख दो। अगर मान लो वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है, आप और भी तो सोर्सेज है ना हमें जो करने हैं, जैसे आप एनआईओएस से भी देख सकते हो। ओके, आप एनआईओएस में देख सकते हो, सीधा टॉपिक का नाम लिखो, आगे एनआईओएस लिख दो या फिर इग्नू लिख दो।
आपको कोई ना कोई कंटेंट जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई पीडीएफ आपको मिल जाएगी जहां से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। हालांकि अभी ना तो नोट्स बनाने का उतना टाइम है, और दूसरी चीज आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, आप लोग काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे और अभी फर्स्ट टाइम ही तैयारी करना शुरू करेंगे, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो इस तरीके से सर्च आउट करके सीधा का सीधा उस डॉक्यूमेंट को या उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगर देखो एक चीज और, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है, आपके पास ये कंटेंट नहीं है, आपको ये नोट्स नहीं मिलते, हमें मैसेज कर दो, हम वो पीडीएफ सर्च आउट करके आपको सेंड कर देंगे। वरना हम लोगों के जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो लाइब्रेरी वाला है या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज है या क्यूबिट है, उसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपके साथ एक सेशन करेंगे। उस सेशन में ये सारे नोट्स या सॉरी ये सारी बुक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, इग्नू की, इग्नू का वो पार्ट कट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें वो चैप्टर मेंशन किया हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारा तो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। आपका काम है पढ़ना, हम बुक प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है? तो ये सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। लक्ष्मीकांत, उसके बाद आप देखोगे तो एनसीईआरटी, ठीक है, फिर आप एनआईओएस और इग्नू का मटेरियल भी, और आरबीएससी से भी कुछ कुछ चीजें आपको उठानी पड़ेंगी। आप आरबीएससी के एक तो इंडेक्स से भी देख सकते हो, या चैप्टर का एक बार क्या करोगे, स्किम कर लेना। ठीक है, मतलब एक बार देख लेना कि हाँ यार कौन से टॉपिक्स हैं जो मेंशन, क्योंकि एक आधा वर्ड ऐसा आता है जो आरबीएससी में मेंशन किया होता है और वो उधर आपका एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा होता, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सोर्सेज क्लियर हो गए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस क्यों याद होना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस का एक एक जो वर्ड है, एक एक जो टर्म है, वो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में कि हाँ ये क्वेश्चन किस टॉपिक के पार्ट से पूछा हुआ है। क्लियर है? एक बार ये सिलेबस देना मेरे को। ठीक है, देखो तो ये सिलेबस जो है वो आपको याद होना चाहिए, आपको प्रॉपर देख लेना है और एक एक वर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना कि हाँ ये जो वर्ड है ये मैंने कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये आपके पास एक एक वर्ड पे लिख लेना कि नीति आयोग है वो कहां से निकाल के लिखोगे, ठीक है, या फिर अगर बात करें कैग वाला पार्ट है वो कौन सी बुक से पढ़ना है, तो ये आपको हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब एक बार पीवाईक्यू देखते हैं। ठीक है, एक चीज तो 2023 के पेपर ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। कि आपने अभी तक क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे, सीधे सीधे आर्टिकल्स लिखे, आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स पढ़ ली, प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर पढ़ ली, प्राइम मिनिस्टर की पावर कंपेयर कर ली यूएसए के साथ, प्रेसिडेंट की पावर्स को कंपेयर कर लिया, सोर्सेज पढ़ लिए, शेड्यूल पढ़ लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है, अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो रहा है। हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चन में शब्द लिखा गया है उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। और यहीं पे क्या होता है कि जैसे वो एक बार मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि जैसे अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, तो उस पेपर को वहां बैठ के सोल्व करना और बाहर आके सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। जब इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पेपर में आते हैं तब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हम एकदम एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं, प्रेशर फील कर रहे होते हैं, और तब क्वेश्चन को पढ़ना तो हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन की डिमांड से डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या करनी है कि आपको ना पढ़ना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, भले ही आप उसी टाइम 2 बार पढ़ लो तब ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को अलग पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, तो फिर क्या होता है कि आप उसका आंसर भी गलत कर रहे होते हो, और जब आंसर गलत कर देते हो फिर आने के बाद आपको ये फील होता है यार मैं तो अच्छा लिख के आया था, मैंने तो आंसर बहुत बढ़िया लिखा था, अब उसको कैसे वो करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? अब आप देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अगर बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल सिस्टम व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग रेजिडुअरी मैटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
आपसे बोल रहा है कि फेडरल सिस्टम में रेजिड्यूरी मैटर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या होता है, जब आप सिर्फ अपने नोट्स की से पढ़ के जाते हो या फिर आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हो, तो क्या करते हैं, तो सीधा के सीधा बच्चा क्या लिख देगा कि रेजिड्यूरी पावर्स क्या होते हैं। क्योंकि मेरे को तो इतना याद है कि रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है कि जो भाई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सेंटर उन पे कंट्रोल करता है, वो आप लिख के आ जाते हो। लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है। आप आराम से शांति से बैठो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात कर रहा है, तो आपको रेजिड्यूरी पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन करोगे। एक एक पॉइंट आप उसमें बताओगे कि आर्टिकल जैसे 252 है, आर्टिकल 253 है, आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 249 है। ये रेजिड्यूरी पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। तो आप ये प्रोविजंस लिखोगे, ना कि आप रेजिड्यूरी पावर्स के बारे में लिखोगे। आप आराम से, आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये आर्टिकल्स मेंशन, अब ये देखो रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन जो है, ये पूरे जो है आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं। ये आप देखो इग्नू में एज इट इज दिए हुए हैं। लेकिन आप जब सिलेबस में उठा के देखोगे तो सिलेबस में भी जब आप फेडरलिज्म वाला पार्ट, जैसे यहां पे वर्ड दिया हुआ ना फेडरल सिस्टम, तो ये फेडरलिज्म का पार्ट है। और आपके सिलेबस में भी फेडरलिज्म मेंशन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 3rd में मेंशन किया गया है। तो वहां पे जब आप, अब आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब आप फेडरलिज्म प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, ओके, कौन सा ऐसा जजमेंट आया है जो बताता है कि हाँ फेडरलिज्म में जो स्टेट्स हैं उनकी पावर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, या सेंटर की पावर किस तरीके से अलग है स्टेट की पावर से, फेडरलिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, फेडरलिज्म की क्या वीकनेसेस हैं। आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये नहीं कि खाली फेडरलिज्म देखा मैंने और फेडरलिज्म की मैंने डेफिनेशन याद कर ली, फेडरलिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस याद कर ली, नहीं, उसके अंदर जो चीजें हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको वो पता होनी चाहिए। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, ओके, वो किस तरीके से, या फिर वो जैसे मान लो कोई भी प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट लेके आता और अगर सेंटर उसमें इंटरफेयर करता है, जैसे चाहे जीएसटी की बात कर लें या टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उसको आपको रिलेट करना आना चाहिए कि ये जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण क्या हमारा फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी जो है कि मतलब आप देखोगे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसका कंट्रोल बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है या फिर सेंटर किसी स्टेट के ऊपर अपनी चीजें इंपोज कर रहा है कि आप ये स्कीम ऐसे इंप्लीमेंट करोगे, आपको इतना फंड अलोकेट किया जाएगा, एक स्कीम एक स्टेट को ज्यादा फंड अलॉट कर दिया, एक स्टेट को कम फंड अलॉट कर दिया, तो स्टेट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, तो वो एक हमारे फेडरलिज्म का के लिए एक चैलेंज बन जाता है। आपको अखबार में कोई ऐसा आर्टिकल आया होगा तो वो चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको डिवीजन ऑफ पावर देखना पड़ेगा, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, किस तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर क्या है डोमिनेट करता है, यूनियन लिस्ट सेंटर के अंडर है, स्टेट लिस्ट आपका स्टेट के अंडर है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है फेडरलिज्म में आपका। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो आपको सोच के चलना पड़ेगा। अब आपके सामने एक टॉपिक आ जाता है, उस टॉपिक को आपको ओपन करना पड़ेगा, ना कि बस टॉपिक को पेरिफेरी पे या ऊपर ऊपर पढ़ के आप चले गए। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये डायरेक्टली दिए भी होते हैं, बस आपको क्या करना, छानना पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंप्लाइड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे जो बच्चे मेंस लिख के आए थे, जब वो पेपर दे के आए थे, तो इस आगे इस क्वेश्चन पे जब डिस्कशन हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे क्या करके आए थे, आर्टिकल 14 लिखाए थे कि आर्टिकल 14 क्या है। पर क्या इस क्वेश्चन में आर्टिकल 14 पूछा है? आर्टिकल 14 तो पूछा ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उतना बता रहे हो कि मेरे को जितना आता है मैंने बता दिया, पूछा क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
और फिर आके वही बात की यार बढ़िया हुआ था, नंबर नहीं आए बस। आप देखो सोचो भाई, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के भी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी नहीं, वो पूछ रहा है कि किस प्रिंसिपल पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंप्लाई की गई है, कहां पे, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जैसे आपने देखा ईडब्ल्यूएस का जजमेंट आ रहा था, ओके, या फिर कोई भी आप देखोगे ना किसी भी माइनॉरिटी के लिए, जैसे ये भी चल रहा था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस भी चल रहा था, माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। तो आप जब देखोगे, रिलेट करोगे इन चीजों से, तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं न्यूज में आप लोगों को मिल जाएंगी, या किसी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर जो भाई चाहे माइनॉरिटी सेक्शन है, या फिर जो हम बोले विमेंस हैं, या फिर आप बात करो बच्चों के लिए, या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए, या किसी पर्टिकुलरली एक सेक्शन के लिए कोई स्कीम बनाई गई, वहां पे वो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट चला जाता है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये चीजें न्यूज में रही होती हैं, आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा हाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो डिफरेंशिया वाला जो वर्ड है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होता है। ओके, आपको इंक्लूसिवनेस की बात करनी पड़ेगी, आपको वेलफेयर स्टेट की बात करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आर्टिकल 14 लिख के आगे। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट की बजाय वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया है। आपको उसकी एप्लीकेशन, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको देखना पड़ेगा हाँ इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, या फिर अगर न्यूज में कोई चीज चल रही है वो कैसे रिलेट करती है हमारे सिलेबस से। ओके, तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स मूवमेंट डिस्कस द नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स मूवमेंट, है ना। फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर्स प्रोटेस्ट न्यूज में था, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं, चाहे हम मणिपुर की बात कर लें, चाहे फिर हम वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, या फिर हम बात करें जैसे बैंक जो एम्प्लॉयज हैं उनके भी प्रोटेस्ट थे, स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। ये बात कर रहा है एनजीओ की, सिविल सोसाइटीज की। आपको सोचना पड़ेगा, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, ओके, और इसके अलावा भी जो प्रोटेस्ट हुए, एनजीओ ने जो प्रोटेस्ट चलाए, वो किस, ये जो नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस है ये कभी भी पावर में नहीं आना चाहते। आप लिखोगे कि इन ये जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पावर नहीं चाहिए, इनको अथॉरिटी नहीं चाहिए, दे वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, दे वर्क फॉर दोज जिनकी आवाज को दबाया गया है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे जैसे कोई भी आंदोलन हुआ हो, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट था, या फिर चिपको आंदोलन था, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन था, आपको वो लिखने हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटेस्ट जिनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं रहा होगा। यहां पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा। अब ये आंसर आप किस तरीके से लिख पाओगे, इससे रिलेटेड एक सोशल मूवमेंट, आप एनसीईआरटी में देखोगे एक पूरा चैप्टर है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स की बात की हुई है, आप वो एग्जांपल्स यहां पे मेंशन करोगे, और वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं लोगों को जोड़ने के। ओके, वो एक मीन के लिए, या फिर मैं बात करूं वो एक एम को के लिए जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ दूसरी चीजें बनने लगती हैं, मतलब एक काम को ठीक करने के लिए जाते हैं लेकिन और चीजें वो कनेक्ट होती जाती हैं। वो बात करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसके लिए इसके राइट्स को हमें बचाना है, तो फिर और चीजें वहां पे, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट की भाई किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कारण ग्लोबल वार्मिंग है, तो उन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट एनजीओ या सिविल सोसाइटीज आवाज उठाती हैं। तो वो प्रोटेस्ट, वो जो मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और वो कब कर पाते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो, या फिर आप जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स में भी ये मेंशन किए गए हैं। आप देखोगे तो पूरा एक चैप्टर, कभी भी ना ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, कि आप आए आपने अपने नोट्स में लिख लिया, ये किसी के नोट्स में, नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा ये आपको।
ये तो क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरीके से बनती हैं, वो क्या क्या मींस अडॉप्ट करती हैं लोगों को जोड़ने के लिए, उनका एम क्या होता है, मोटिव क्या होता है, वो क्यों काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से वो किस तरीके से अलग है। पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव होता है पावर में आना, सत्ता में आना, लेकिन इनका मोटिव होता है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो आप तब कर पाते हो ऐसे आंसर्स को जब आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हो, नोट्स में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स मूवमेंट, ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। मेंशन द मेजर सब्जेक्ट्स गिवन टू द अर्बन लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपसे यहां पे आर्टिकल 243W नहीं पूछा है, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट्स आपको यहां पे मेंशन करने थे, वो पॉइंट बना के आपको लिखने थे। ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ओके, और एनसीईआरटी में एक चीज मैं यहां पे बता दूं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप देखे होंगे ना, एनसीईआरटी में ना बॉक्स बने हुए होते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ना बॉक्स में लिखी हुई होती है, या कोई डायग्राम बना हुआ होता है, या कोई टेबल बनी हुई है। जैसे प्रीलिम्स में भी इस बार 2004 का क्वेश्चन आया था ना कि 2004 में किसकी कितनी सीटें हैं, आपको एनसीईआरटी में पूरा टेबल मिल जाएगा कि कांग्रेस की कितनी सीटें थी, बीजेपी की कितनी सीटें थी, सारी पार्टीज मेंशन की हुई है। ऐसे ही ये बॉक्स और जो टेबल है एनसीईआरटी में, एक बार आप उनको जरूर देखना। जो भी मैंने बताया ना आपको, जो भी वर्ड मेंशन है उसको सीधा उसके सामने एनसीईआरटी लिख के उस पीडीएफ को निकाल लो, देख लो कि हाँ इसमें कोई टेबल है तो उसके बारे में एक बार पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पे आपको सब्जेक्ट्स मेंशन करने थे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन बी कैंसिल्ड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप व्हाट राइट्स डू दीज सिटीजन्स हैव? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें, सिमिलर सा क्वेश्चन ही तो आया प्रीलिम्स में इस बार। ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, आपको मेंशन करने थे। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेंस में मिल जाएगा, मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस बार का पेपर उठा के प्रीलिम्स का टॉपिक वाइज देखना, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखना, वो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं या जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप एक बार मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेना। जैसे मान लो सरकारी कमीशन का इस बार क्वेश्चन था, एक सरकारी कमीशन का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी एक बार रिकमेंडेशंस पढ़ लो, क्या पता वो मेंस में पूछ ले। जैसे पुंची कमीशन की एक बार प्रीलिम्स में भी पूछा था, उसकी रिकमेंडेशन दे रही थी, वो मेंस में फिर से पूछ लिया था कि रिकमेंडेशंस बताओ। फिर इस बार और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे ये तो प्रोसेस वाला होगा, अभी बताता हूं एक बार, देखो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट वाला, ये देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन आर्टिकल 103, मेंस में पूछा है। अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन, और ये पूरा लिखा हुआ है। आर्टिकल 103 के अंडर किसके तहत ये चीजें होती हैं, और यहां पे रोल पूछ लिया था। तो फिर वही मतलब हमारे प्रीलिम्स में कोई आर्टिकल जैसे पूछा हुआ है तो वो एक बार आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उठा के देखना है। हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी इस चीज का ख्याल रखेंगे, हम टीम से एक बार बैठ के मैं चीज बताऊंगा कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन होना चाहिए। आपको ध्यान रख, कोई क्वेश्चन टकरा गया तो बहुत आपको ऐसा फील होगा हाँ यार ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आया हूं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा ये चीज, एक मिनट रुको। क्लियर है? अब आगे आओ, देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। डिस्क्राइब द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्टोरल प्रोसेस पूछ लिया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का डिस्क्राइब करना था, पूरी की पूरी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, नोट्स में नहीं मिलेगा आपके।
प्रेसिडेंट वाले में हम लोग एक बार लिख लेते हैं, पर राज्यसभा के मेंबर्स का आप लोगों ने नहीं लिखा होगा। पूरा का पूरा दे रखा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से राज्यसभा में इंप्लीमेंट है, कौन से फॉर्मूला। इस बार प्रेसिडेंट में फॉर्मूला भी आया हुआ था प्रीलिम्स में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आपको चीजें ये देखनी पड़ेंगी। ये साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। देखो कोई अलग सी चीजें नहीं, बस आपको ना अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है कि आप जो चीज पढ़ के आए हो, है ना, जो चीज पढ़ी है वो आपको याद होगी है नहीं होगी है, वरना फिर वो गिल्ट सा होने लगता है कि यार ये तो पढ़ा भी था और लिखा भी नहीं गया। यही क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में भी पूछ ले, 4 स्टेटमेंट बना के अगली बार प्रीलिम्स में पूछ लेगा। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी, प्रीलिम्स की तैयारी कोई मेंस की तैयारी से ज्यादा अलग नहीं है। हाँ हम लोग अलग कर लेते हैं उसको बस, लेकिन आपको चीजें वहां पे, मैंने आप उस दिन बताया था जब हम बात कर रहे थे कि वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, जो प्रीलिम्स में आप याद करके आए हो वही वैल्यू एडिशन आपको मेंस में करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना उसमें। देखा मैंने, हाँ ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि एनसीईआरटी में बुक्स जो है वो आपको देखने हैं। फिर आ जाओ एक और चीज, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट एंड इट्स इंपैक्ट। इसके इंपैक्ट बताने थे भाई, है ना। सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट है एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट क्या है, टेबल बना हुआ है। और अगर ये टेबल कहीं आपने पढ़ा हुआ होगा एनसीईआरटी में तो आप इस आंसर को कर सकते थे। पहली बार में ये देखने से पता है क्या चीज लगेगी आपको कि यार ये तो सोसाइटी का क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। अब यहां पे एक चीज और फंस रही है, जो पेज फंस रहा है वो ये है कि आरपीएससी अब इस लेवल पे जा रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा टफ है, बट हाँ सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कर रहा है। सोसाइटी का या सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपको पॉलिटी में भी पूछ रहा है, सोसाइटल एंगल भी है वहां पे, खाली पॉलिटी का नहीं है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन की समझ, या जो जैसे रोल ऑफ कास्ट है, रिलीजन है, उस तरीके के जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उसको एक बार आपको डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इसका इंपैक्ट क्या है, वो सोसाइटल क्वेश्चन है, वो सोशियोलॉजी में उस चीज को आप एड ऑन कर रहे होते हो आपको, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। 2021 में एक बार, 2021 के तो हम लोगों ने देखा, 2023 के क्वेश्चन देखे थे अभी तक, तो 2023 में देख रहे हो क्वेश्चन, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले। आप एकदम से इन क्वेश्चंस को लिख नहीं सकते जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब प्रैक्टिस करते हो तो जो चीजें हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और आपके लिए इजी हो जाता है। कोई भी वर्ड आता है आपके पास इतने एग्जाम्पल होते हैं, आपके जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है या गवर्नमेंट की जो रूलिंग्स है वो आपके सामने आती है तो आप लिख लेते हो। बस आपको वो उतना देखना पड़ेगा कि हाँ ये जो टॉपिक है यहां से क्या क्वेश्चन और बन सकता है। अगर आप ये चीजें करने लगते हो ना तो आपको टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं होती। आप खुद बैठो, आप टॉपिक देखो, आप टॉपिक जब देखते हो तो उसके जितने भी एंगल आप सर्च आउट कर सकते हो, एक बार देख लो। हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ आपके लिए हेल्पफुल बहुत होता है, आपको फिर जरूरत नहीं होती किसी चीज की। पीवाईक्यूज कैसे रिपीट होते हैं, यहाँ पे एज इट इज रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन थीम पता चल रही है कि यार प्रियम्बल में जो वर्ड है ना उनको एक्सप्लेन करना। जैसे फ्रेटर्निटी आ गया, जस्टिस आपसे पूछ लिया, पॉलिटिकल जस्टिस आपसे पूछ लिया, लिबर्टी पूछ सकता है ना, सोवरेनिटी पूछ लेगा। तो आपको वो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे जो प्रियम्बल में डिफाइन की गई। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इवन आरबीएससी में मिल जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है, तो यहां से एक आइडिया हमें बन जाता है कि यार प्रियम्बल में जितने वर्ड है ना उनकी सबकी डेफिनेशन एक पेज पे लिख लो और याद कर लो। उनसे रिलेटेड कोई जजमेंट है, कोई आर्टिकल है, उसको भी एक बार देख लो। इवन ये जस्टिस वाला पार्ट तो सोशियोलॉजी में, जो आरबीएससी की सोशियोलॉजी वाली बुक है उसमें भी अलग से डिफाइन किया हुआ है जस्टिस, या पॉलिटी में भी डिफाइन किया हुआ है जस्टिस को बहुत अच्छे से। तो आपको यहां से एक आइडिया लग रहा है कि हाँ यार मेरे को ये जो प्रेमल में जो वर्ड है वो मेरे को देख के जाने हैं, मैं सारे वर्ड एक बार उसको देखूंगा। इलेक्शन कमीशन का मैंने बता ही दिया अभी कि किस तरीके से प्रीलिम से भी चीजें रिलेट होती हैं। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन वाज नॉट ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर बट ऑफ नेशनल करेक्टर, सपोर्ट और अपोज द स्टेटमेंट विद फैक्ट्स ओनली। भाई मैं शर्त लगा के कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एज इट इज अगर आपको कहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पता है कैसा है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप जो कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे आपने आरबीएससी पढ़ी हो, या चाहे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, तो जब आप इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ते हो
आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नेशनल कैरेक्टर क्या होता है। आप बताओ नेशनल कैरेक्टर क्या होगा, आप बताओ। नेशनल कैरेक्टर में सिंपल है ना भाई, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब हम वहां पे रीजन की भी बात कर रहे हैं, हम कास्ट की भी बात कर रहे हैं, हम रिलीजन की भी बात कर रहे हैं, हम सेक्स की भी बात कर रहे हैं, मतलब जेंडर की भी बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब इसका मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैरेक्टर वो क्या है, हम लोग इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं कि भाई सबको एक साथ सबका विकास। तो इसका मतलब जो कैबिनेट बनी होगी उसमें भी सब तरीके के लोग भाई, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से भी लोग हुए होंगे, तो उनके नाम आपको लिखने थे। आपको बताना था कि यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, साउथ इंडिया से भी है, पंजाब से भी हैं, है ना, अलग रिलीजन से भी लोग हैं, अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं। आपको उनके नाम मेंशन करने थे मिनिस्ट्री के साथ कि कौन सी मिनिस्ट्री में थे। लेकिन ये क्वेश्चन तभी कर पाते जब आपको ये पता हो कि नेशनल कैरेक्टर क्या होता है, वरना तो समझ नहीं आएगा कि नेशनल कैरेक्टर क्या। नेशनल कैरेक्टर है कि आप डाइवर्सिटी, भाई इंडिया में क्या है डाइवर्सिटी, बोलते हैं ना, हम बचपन से पढ़ के आ रहे होते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी कैसी है, वो रीजन से आती है, जेंडर से आती है, रिलीजन से आती है, कास्ट से आती है, एजुकेशन में डाइवर्सिटी है। तो आपको ये चीजें ये तभी आएंगी जब आप अच्छे से चीजों को पढ़ रहे होंगे। आप जब एनसीईआरटी में आप ये टॉपिक जब पढ़ रहे होगे, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा वाला जो टॉपिक है, इसमें आप देखोगे किस तरीके से कैबिनेट बनी, कौन कौन लोग थे। हाँ, एक साथ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप वहां पे देख रहे होगे कि बी आर अम्बेडकर जो है वो लो बैकग्राउंड से थे और वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके राइट्स की बात कर रहे थे। तभी तो हम लोग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना पा रहे हैं ना कि हाँ भाई, वो जो इंक्लूसिवनेस की बात करता है, सबके लिए बात कर रहा है, क्योंकि सब कम्युनिटी, सब रिलीजन, सब रीजन, जेंडर के लोग वहां पे बैठ के बात कर रहे थे, और इसीलिए लॉज और एक्ट्स बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज या फंडामेंटल राइट्स डाले गए। तभी वो बताता है कि हाँ भाई, फर्स्ट कैबिनेट में भी इसी तरीके के लोग थे। आपको यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं था। पॉलिटिकल कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वोट करके हाँ आगे और सबको चुन दिया, और वही, ऐसा नहीं था। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वहां पे थे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो तभी आएगी जब आप चीजों को देखोगे। अब जैसे चीफ जस्टिस रमन्ना सेड दैट द टेंडेंसी टू ब्रांड जुडिशियल रिव्यू एज जुडिशियल ओवररीच इज नॉट करेक्ट। व्हाट डज इट मीन? भाई जस्टिस रमन्ना ने स्टेटमेंट दिया था, इसका मतलब जो करंट अफेयर्स है उससे हमें देखना कि सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट से, या आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो डिग्नेटरीज हैं या फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, यहां से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कुछ बोल रहे हैं, आरबीआई गवर्नर अगर कोई बात बोल रहे हैं, तो आपको उसका रेलिवेंस, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आप देखोगे, आप आराम से लक्ष्मीकांत में, करंट अफेयर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू कैसे डिफरेंट है जुडिशियल एक्टिविज्म से, और हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है दोनों चीजें, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अलग से भी दिया हुआ है। आप तीनों को कंपेयर भी कर सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। ओके, तो ये चीजें आपको, इनकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको केसेस पता होने चाहिए कि कौन से केसेस हैं जो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात हो रही है और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है, तो आप एग्जांपल्स क्या दोगे, वो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। आप बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, जैसे दिल्ली में बर्निंग, वो क्रैकर्स के लिए उन्होंने डिसीजन दिया था, या फिर जो शराब के ठेके बनने थे हाईवे पे, उसके से रिलेटेड डिसीजन दिया था, किस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू भी है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी, जुडिशियल ओवररीच भी है। वो आपको सेपरेट करना आपको पता होना चाहिए। जब आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हो तो ये चीजें आपको क्लियर होती है। तो करंट अफेयर्स में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका क्या मतलब है, वो किस चीज से रिलेटेड वो बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच की डेफिनेशन नहीं पूछी है, आपको ये समझना, पर आप लिख के आते हो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच। हाँ, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हो वहां पे आप इसकी डेफिनेशन से, बट आप उसकी डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते वहां पे। आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे जो चीफ जस्टिस रमन्ना ने बोला है कि दैट द टेंडेंसी टू ब्रांड जुडिशियल रिव्यू एज जुडिशियल ओवररीच इज नॉट करेक्ट।
ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशियल ओवर रीच की तरह बोलना उसको वो करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट। आपको केसेस से एग्जांपल से इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, या तो आप फेवर में जा रहे हो या फिर अगेंस्ट में जा रहे हो, बट आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। और वो कहां से आएंगे? वो अखबार से आएंगे, जब आप अखबार पढ़ रहे होगे, आपके नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे ये चीजें। क्लियर है? अब डिस्क्राइब द फीचर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो वही है कि हमें टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, रिपीटिशन भी होता है, क्वेश्चन उसी टॉपिक को किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, तो लेकिन हमें वो प्रिपेयर करना है। लेकिन आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार ये चीजें जब हमारे पास इसके पॉइंट्स होंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम लोग इस आंसर में लिख सकेंगे। अब देखो, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछे आपसे। डिस्क्राइब द शॉर्ट कमिंग्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जब मैं प्रेसिडेंट प्रिपेयर करूंगा तो मैं उसके रिमूवल का प्रोसेस भी करूंगा, मैं उसके जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको भी याद करूंगा। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रीलिम्स में आ गया। आप देख रहे हो ये चीज, तो मतलब प्रीलिम्स में जो पेपर है, मतलब क्वेश्चन है, जो मेंस में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे मेंस में, लेकिन वो मेंस पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा। भाई 4 स्टेटमेंट बना के आपको दे दी, यहां पे आपको ब्रीफ करने के लिए उस चीज को पूछ लिया है आपको, तो आपको एक बार प्रीलिम्स का पेपर भी उठा के फिर से देखना है। आपको देखना है कि हाँ कौन से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आपको मेंस का मटेरियल प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म। भाई दोनों की वर्किंग को कंपेयर करना था, डिस्टिंग्विश करना था और उसका इंपैक्ट बताना था, वही फेडरलिज्म पे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा, एक बार ये पूछ लिया कि भाई नीति आयोग के क्या फंक्शन है। मतलब पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिल रही है, जब आप नीति आयोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्लानिंग कमीशन भी, और यहां पे ही जब फेडरलिज्म प्रिपेयर करो, फेडरलिज्म भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, नीति आयोग भी दिया हुआ है, तब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से नीति आयोग जो है, ऐसी कौन सी टेंडेंसी है, ऐसी कौन से उसके प्रोविजंस है नीति आयोग के जो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नीति आयोग जो है वो साइन है, या फिर बोले कि भाई रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म को, आप एक्सप्लेन करो, तब आप वहां पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ना, ये चीजों की बात करोगे आप एग्जाम्पल बताओगे कि किस तरीके से नीति आयोग जो वो स्टेट्स के साथ मिलकर काम करता है और स्टेट्स को सेंटर से कनेक्ट करता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। दोनों की दोनों चीजें अपने सिलेबस में दी हुई है, अब आप रिलेट करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? और प्रीवियस ईयर से पता चल रहा है कि हमें कोई टॉपिक जब हम प्रिपेयर करें तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हाँ सीधे आ जाते हैं, मेंशन द स्कोप ऑफ फ्रीडम गारंटेड इन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। तो आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, स्कोप ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मेंशन की हुई हैं, वो आपको सीधे सीधे पॉइंट लिखने हुए होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिकल 355 एज ए ब्रिज बिटवीन आर्टिकल 352 एंड 356। दोनों आर्टिकल के बीच में 355 किस तरीके से एक ब्रिज का काम कर सकता है, यही मतलब क्वेश्चन आर्टिकल 356 से यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब आपका ये हक बन जाता है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आर्टिकल मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे आर्टिकल प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, उनसे रिलेटेड एक्स वाई जेड जो भी चीजें मेंशन की वो आपको देखनी है। क्लियर है? Explain the implications of right to life and personal liberty provided in Article 21 of the Constitution of India। ठीक है, आपको बताना था कि implications of right to life and personal liberty जो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 21 में। ओके, आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो मेनका गांधी केस है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा हुआ है, सेम केस का जिक्र आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे बताना है। आप ये केस नहीं बताते हो तो इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है वहां पे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, आपको इस पे थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये केसेस मेंशन करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, ये तो सुप्रीम वो। अब देखो, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या क्या है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है, आपको बताना है। कौन सा ऐसा केस है या कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत इसको हटा दिया गया था, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है।
ओके तो ऐसे ही अब यहां पे एक चीज आपको क्लियरिटी आ जाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसी और चीज, जैसे मान लो प्रियम्बल का ही पूछ ले कि प्रियम्बल का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तब आप वहां पे केसेस की बात करोगे कि किस तरीके से कौन कौन से केसेस वहां पे इन्वॉल्व है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसी फॉर्म में कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं होगा बट हाँ आपसे डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि कोई केस मेंशन कर दिया, वो केस बता दो, नहीं, आपको वो उसके एप्लीकेशन बेस में वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा। enumerate the four grounds on which a member of UPSC can be removed by the President of India। अब यहाँ पे एक चीज मुझे क्लियर हो रही है कि यार यूपीएससी के मेंबर को कैसे हटाया जा सकता है वो पूछ लिया, तो हो सकता है सीआईसी का पूछ ले, सीवीसी का पूछ ले, कैग का पूछ ले, भाई जो भी हमारे इसमें दिए हुए हैं, है ना, जो भी टॉपिक्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग है, यूपीएससी, नीति आयोग, फिर ह्यूमन राइट्स है, सीआईसी है, सीवीसी है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहां पे यूपीएससी का पूछ लिया, हो सकता है अगली बार किसी उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, उनके रिमूवल का प्रोसेस, और एक और चीज यहां पे इस तरीका भी का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मान लो जैसे बोल दे कि कैग किस तरीके से वॉच डॉग का रोल प्ले करता है, तो आप बताओ, वहां पे आपको बताना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को बनाने के लिए काम करता है, एक्सप्लेन करो, तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काम करता है, क्या प्रोसेस होता है, उसने किस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको मेंटेन रखा है। फिर आपसे मान लो जैसे यूपीएससी है उसका एग्जांपल या स्टेट पीसीएस का एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए, है ना, वो तो राजस्थान पॉलिटी वाले या पबेड वाले पार्ट में भी एक बार देख ली जाएंगी चीजें, बट आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए ये बॉडीज का क्या सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्या रेलिवेंस है, ये किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, हमें पता, इनके मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, इवन कोई कमेटी भी पूछ सकता है कि अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें कितने मेंबर होते हैं, वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में, या 3 स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लेगा, या फिर यहां पे आपसे प्रोसेस पूछ लेगा, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस पूछा आपसे, हो सकता है उसके फॉर्मूला का एग्जाम वो जो पेपर क्वेश्चन है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले, या 4 पॉइंट लिख के प्रोसेस लिख देगा और पूछ देगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपको ये चीज देखनी आनी चाहिए। अब जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए, अभी दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में इलेक्शंस होते रहते हैं, यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शंस हैं, वहां पे कौन स्ट्रॉन्ग है, किसकी पावर होता है, गवर्नर का क्या रोल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होता है, वो किस तरीके से जो यूनियन टेरिटरीज और सेंटर के बीच में किस तरीके से एक ब्रिज का काम करता है, आप बताओ, एक्सप्लेन करो उस चीज को। ये क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। आपको जो करंट में जो न्यूज है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अभी चल रहा है, आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रोज कौन सा है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन पे जाना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करो, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। इवन इंटरव्यू में भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है, जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारे आपको देखोगे जैसे अभी प्रॉपर्टी राइट्स, अभी एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी न्यूज में थी चीजें, प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, तो वहां पे अभी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ओके, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। और जो टॉपिक है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अभी, है ना, वो इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन से कंपेयर करा लेगा कि किस तरीके से डिफरेंट है, दोनों की पावर कैसे डिफरेंट है, ओके। और जैसे अभी सीजीआई की अपॉइंटमेंट थी, तो आपसे उसका प्रोसेस पूछ लेगा, रिमूवल का प्रोसेस पूछ लेगा, सीजीआई का रोल पूछ लेगा, ओके। या फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, वो कैसे इंडिया में इवॉल्व हुआ, आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी इतने सारे क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, उनमें बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से तो आप डील कर लोगे, उसका कोई वो नहीं है, बल्कि वो ज्यादा टफ होते हैं डायरेक्ट वाले क्वेश्चन। इनको अगर आप कंटिन्यूअसली अगर अखबार पढ़ रहे हो तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अगर अखबार नहीं पढ़ते हो, आप किताबें नहीं पढ़ते हो, खाली नोट्स पढ़ते हो, भाई मेरे नोट्स मेरे हैं, मेरे नोट्स में आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने वो किस सोच से बनाए हुए हैं, मैं तो कैग किस डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट लिख लूंगा, पर जब कैग का रोल आएगा तो वहां पे हो सकता है आप तो नोट्स पढ़ के आए सीधे, वहां पे रोल अच्छे से मेंशन ही नहीं किया गया है,
अगर रोल बता दिया तो सीधा की सीधा मान लो पॉइंट से लिखा, लेकिन मैं उसी आरपीएससी क्या कर रही है, उसी क्वेश्चन को और इवोल्व कर दे रही है, वहां पे बोल दे रही क्या एक्ट एज ए वॉच डॉग इन इंडियन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। तब आप क्या करोगे, तब आप थोड़ा सा घबरा जाते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो अलग आ गया है। या फिर कैग से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर एक पर्सन ने कोई बात बोली हुई होती है, तो उसी स्टेटमेंट को कि भाई आप एक्सप्लेन कर दो, तब वहां पे हम घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला था आम आदमी पार्टी को, तो वो न्यूज में थी, है ना। अभी कोई मान लो पॉलिटिकल पार्टी है या उनका स्टेटस जो हट जाएगा, तो ये न्यूज में रहती हैं, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और ये आपका लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मेंशन भी होती है, तो आपको वो पढ़ के जानी है। इन चीजों को तो नहीं छोड़ सकते आप। पॉइंट आउट मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ पुंची कमीशन। ठीक है, और सेम यहाँ पे आरपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो अब जैसे राजमन्नार, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, इसकी रिकमेंडेशंस आपको याद करनी है। हो सकता है कि पुंची कमीशन की जगह सरकारिया कमीशन की आपसे रिकमेंडेशंस पूछ ले, वो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहां से एक आइडिया हमें लग गया कि हाँ यार, अब ये इस एंगल पे भी जा सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से आपको ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सोर्सेज डिफाइन करने पड़ेंगे। अब इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस 2023 वाले, 2021, 2018, 2016 के क्वेश्चंस हमने देखे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो अलग हैं, वो हम देखें। लेकिन ये क्वेश्चंस भी जो थे वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स में कोई चीज न्यूज में चल रही है, उसी के ऊपर उसका स्टैटिक क्वेश्चन बना दिया गया है। सीजीआई न्यूज में है, तो सीजीआई से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट न्यूज में आ गई, वो स्टेटमेंट आपसे पेपर में पूछ ली गई है, और वो टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। जुडिशियल रिव्यू है सिलेबस में, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो वो आपको प्रिपेयर करना है, और वो तभी कर पाओगे जब आप चीजों को लगातार देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक भी कोई भी करंट अफेयर्स की 1 महीने की किताब उठा ली लास्ट में और वो पढ़ लिया। नहीं भाई, न्यूज़पेपर पढ़ लो, आधा घंटा लगा लो, आपकी समझ जो है बढ़ती है टॉपिक्स के प्रति। आप जानते हो, आपको देखते ही पता चल जाता है कि यार ये जो टॉपिक है वो तो हमारे इस सिलेबस के इस टॉपिक से मैच करता है, यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख दो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस बता दो, नहीं पूछेगा वो आपसे। आपको उनकी सिग्निफिकेंस, उसका क्या रेलिवेंस है, उसको कैसे स्ट्रोंग किया जा सकता है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कि ये चीजें आपको देखनी। उस किसी एक बात का जो किसी ने बोली गई है, उस बात का क्या मतलब है, उसका क्या रेलिवेंस है, वहां तक अब आपको सोचना पड़ेगा। और ये तभी कर पाओगे जब आप लिखोगे। लिखो, डेली लिखो। अरे शुरू में गलत ही तो लिखो, क्या होगा, गलत लिख लो, बाद में ठीक कर लेंगे, डिस्कशन करके। यहाँ पे आप आते तो हो ही ना, डिस्कस कर लो, लिख लो, अपने आप चीजें सही होने लगती हैं। कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे प्रिपेयर करना है भाई। बताओ अब आपको अगर कुछ लगता है कि हाँ सर, और कोई ऐसी चीज है जिसपे अपने को, भाई जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी शेड्यूल के बारे में पूछ लिया कि 6 शेड्यूल बताओ, तो वो तो डायरेक्ट आप लिख लोगे, बट आपको उसके अंदर की चीजें भी एक बार देख के जानी पड़ेंगी। क्लियर है। बाकी करंट अफेयर्स वाला जो पीवाईक्यू का जो डिस्कशन है, वो एक बार अपन अलग देखेंगे, राजस्थान हिस्ट्री का भी अलग से दें, मतलब हर सब्जेक्ट का एक बार अपन देखेंगे ऐसे से। और उसको ये भी चीज रिलेट करेंगे कि पीवाईक्यू से कैसे रिलेट, वो सॉरी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहा है। ओके, प्रीलिम्स का इस बार का पेपर एक बार फिर से आप देखना जाके। क्लियर है। कल या परसों में एक बार अपन डिस्कस भी कर लेंगे उसको। ठीक है, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर। थैंक यू।